बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम चैप्टर 6 विच इज़ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, तकरीबन 5 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स डिस्कस करने के बाद हम इस पोजीशन पर आ गए हैं कि चैप्टर रीड करने पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ऑनवर्ड जो थ्योरेटिकल पोर्शन होगा एक्सरसाइज का या जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा एक्सरसाइज का, उसमें जस्ट आप लोगों को आइडिया दिया जाएगा, कंसेप्ट दिया जाएगा। बाकी एक्सरसाइज को आप सॉल्व खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। पेपर अटेम्प्ट करें या टेस्ट अटेम्प्ट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स, स्टार्ट ले लेते हैं डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चंस का, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए है कि एक्सप्लेन काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड्स। स्टूडेंट्स, जैसे हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टार्ट किया था, जिसमें पहले हमने गैसेस को, फिर उसके बाद लिक्विड्स को और फिर उसके बाद सॉलिड्स को डिस्कस किया, तो इन तीनों फिजिकल स्टेट्स में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पर इन सॉलिड, गैस और लिक्विड स्टेट्स को डिस्कस करना है। इसी तरह जैसे हमने गैसेस के बारे में कहा था कि गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नोन एज एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसी तरह लिक्विड्स में भी यही बात थी और वही पॉइंट जो है सॉलिड में भी है। गैसेस में हमने कहा था कि एम्प्टी स्पेसेस हैं, लिक्विड्स में नहीं है एम्प्टी स्पेसेस, सॉलिड्स में भी नहीं है। ठीक है। इसी तरह हमने कहा था कि गैसेस आर कंप्रेसिबल, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। तो वही प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड्स इन दिस केस। तो चैप्टर की स्टार्ट में ही काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मौजूद है। तकरीबन 8 या 9 या मैक्सिमम 10 पॉइंट्स हैं। रीड कर लें और समझने की कोशिश कर लें। पार्ट बी में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स के डिस्कस इन डिटेल डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स, compression of solids, expansion of solids and motion of molecules of solids। अगर हम diffusion को पहले define करें कि what do we mean by diffusion, तो हम कहते हैं कि diffusion वो process है जिसमें gases spontaneously mix होंगे। ठीक है। जैसे हम परफ्यूम अप्लाई करते हैं बॉडीज पर या रूम फ्रेशनर की अगर हम बात करें, तो कुछ देर बाद वो जो परफ्यूम होगा, वो जो सेंट होगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा एटमॉस्फेयर में या माहौल में। क्यों? इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उनकी मोशन फ्री है। तो ड्यू टू फ्री मोशन वो किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते हैं और दूसरी गैसेस के साथ मिक्स हो सकते हैं। इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन फिर हमने कंपैरिजन की लिक्विड्स और गैसेस की डिफ्यूजन की, तो हमने कहा था कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस आर ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ लिक्विड्स। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैसेस में तेज है और या ज्यादा है और लिक्विड्स में कम है। लेकिन अगर हम लिक्विड्स को कंपेयर करें सॉलिड्स के साथ, तो हम कहते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं, वो मोशन करते ही नहीं है, ट्रांसलेटरी मोशंस वहां पर नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो जो पार्टिकल्स होंगे या हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की इस केस में बात करें, जो आयंस होंगे वो अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जाते, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। तो डिफ्यूजन के लिए मॉलिक्यूल्स का ट्रांसलेटरी मोशन लाजमी है कि वो अपनी पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पर चले जाएं, लेकिन सॉलिड्स में पोजीशन छोड़ना नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी किताब में देखें तो वहां पर 2 मेटल्स जिसको हम कह सकते हैं कि एलॉय है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर जिंक और कॉपर की बात करूंगा कि अगर जिंक और कॉपर मेटल्स को सॉलिड स्टेट में हम कंप्रेस करते हैं मुसलसल बहुत अरसे के लिए, आपकी किताब में एयर्स की बात की गई है कि सालों तक अगर इनको हम कंप्रेस करें फिर ऑब्जर्व करें, तो हम देखते हैं कि उसमें से जो एटम्स होंगे वो किसी हद तक मिक्स हुए होंगे। 100% नहीं, मेरे नजदीक जनरली मैं बात कर रहा हूं लेस देन 10% पॉसिबिलिटी ये है, चांसेस हैं कि उनके एटम्स मिक्स हुए होंगे। तो डिफ्यूजन इंतहाई स्लो होगा, पॉसिबल है
लेकिन इंतहाई स्लो होगा, उसको साल लगेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन के लिए यही इंफॉर्मेशन थी। कंप्रेशन की हम बात करते हैं। कंप्रेशन इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका क्या असर होगा। स्टार्ट ले लेते हैं गैसेस से। गैसेस की हमने बात की थी। स्टूडेंट्स याद रखें कि हम जब तीनों फिजिकल स्टेट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है, लिक्विड्स में स्ट्रॉन्गर है और वीकेस्ट जो है वो गैसेस में है। इसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी या एक यूनिट के तौर पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते नॉर्मल कंडीशंस में। अगर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर आ जाए तो फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं। उस केस में जनरली हम बात कर रहे हैं कि व्हेन देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान खाली जगह होंगी। अब जब हम उन गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद छोटे होते नहीं हैं स्टूडेंट्स, उनमें जो स्पेसेस हैं वो कम हो जाती हैं। तो इसी तरह जब हम लिक्विड्स को कंप्रेस करते हैं, हमने बात की थी कि जनरली लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन वो चेंज वॉल्यूम में इतना आ जाता है जिनको हम नेग्लेक्ट ही कर लेते हैं, इतना कम होता है। इसी तरह सॉलिड्स में भी यही प्रॉपर्टी है कि इनमें क्लोज पैकिंग की वजह से जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो इतनी टाइट है कि जो एम्प्टी स्पेसेस है यहाँ पर वो निग्लेजिबल है। इनफैक्ट या एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। एक्सपेंशन इज द इफेक्ट ऑफ हीट। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट दे देते हैं तो उस पर क्या असर होगा। गैसेस के तौर पर एज एन एग्जाम्पल गैसेस को कंसिडर कर लें स्टूडेंट्स, तो हमने कहा था या डिस्कस किया था कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। एनर्जी, थर्मल एनर्जी जब हम गैसेस को प्रोवाइड करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, गैसेस की एक्सपेंशन होगी तो गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। इसी तरह हमने लिक्विड्स की भी एक्सपेंशन को डिस्कस किया था कि लिक्विड्स में एक्सपेंशन पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम सॉलिड की तरफ आते हैं तो सॉलिड में भी एक्सपेंशन पॉसिबल है। कैसे? जब हम किसी सॉलिड को फर्ज कर ले आयरन की बात कर लेते हैं तो उसको जब हम हीट दे देते हैं तो आयरन के एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी। उन वाइब्रेशनल एनर्जीज के बढ़ने की वजह से अब एक एटम दूसरी एटम की तरफ एनर्जी ट्रांसफर करेगा हॉरिजॉन्टली उसके मेटेलिक लैटिस में, तो इससे एक्सपेंशन होगी मेटल्स में। ठीक है, तो मतलब ये है स्टूडेंट्स के गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स तीनों में एक्सपेंशन पॉसिबल है। और आखिरी प्रॉपर्टी जो है कि मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे डिफ्यूजन में मैंने बात की स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गर है देन द लिक्विड्स एंड गैसेस। अब उन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जा सकते, बट दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। तो जो मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल मोशन है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन पॉसिबल है। और इसी तरह जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स में रोटेशन होती है किसी मॉलिक्यूल की, यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, दे आर जस्ट वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशंस। ये क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट ए के डिस्कस इन डिटेल सोडियम क्लोराइड लैटिस। सोडियम क्लोराइड स्टूडेंट्स आपको पता है कि दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड जिसमें सोडियम एटम जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो क्लोरीन होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जिसको हम कहते हैं कि क्लोराइड आयन की फॉर्म में होगा, और सोडियम जो होगा वो सोडियम आयन की फॉर्म में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगी, मोशन नहीं है, जस्ट दे आर अट्रैक्टिंग इन स्पेस। स्पेस का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स के खला में, स्पेस का मतलब ये है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है।
जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम कहते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन को क्लोराइड आयन अट्रैक्ट करेगा, राइट और लेफ्ट साइड से, फ्रंट और बैक से, टॉप और बॉटम से। तकरीबन एक सोडियम के लिए 6 क्लोराइड आयंस और एक क्लोराइड आयन के लिए 6 सोडियम आयंस होंगे। तो जब इसी तरह की अरेंजमेंट होगी हमारे पास सोडियम क्लोराइड की केस में, तो जो क्रिस्टल बनेगा, जो यूनिट सेल बनेगा, वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा स्टूडेंट्स। ये क्यूबिकल शेप होगा सोडियम क्लोराइड की केस में, और इनका जो फेस होगा स्टूडेंट्स, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं इनकी दीवारें जो हैं ये एक एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर फ्लोर और सीलिंग जो है ये भी एक एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर इन फेसेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल आ जाए तो इसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड की केस में फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, जिसमें अगर एक सोडियम को हम देखते हैं जिसको 6 क्लोराइड आयंस ने ऑक्युपाई किया होगा स्टूडेंट्स, तो वो ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री को गेन कर लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो एक्सप्लेनेशन इस सोडियम क्लोराइड की मांगी गई है इसको हमने लेक्चर्स में या चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इसका पार्ट बी क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जो कि आयोनिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज हैं। हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, क्लीवेज है, क्रिस्टल ग्रोथ है, एनआइसोट्रोपी और सिमेट्री है। स्टूडेंट्स, हैबिट ऑफ क्रिस्टल और क्रिस्टल ग्रोथ जो है ये ऑलमोस्ट सेम है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब ये है कि जब हम किसी क्रिस्टल को ऑब्जर्व करते हैं जिसका जिस तरह शेप होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल या यूनिट सेल को अगर हम देखें वो क्यूबिकल शेप में है, इट इज नोन एज द हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल ग्रोथ का ये मतलब है कि जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, इन दिस केस सोडियम क्लोराइड, को स्लोली कूल डाउन करें, आहिस्ता आहिस्ता उससे थर्मल एनर्जी रिमूव हो, तो जो आयंस होंगे वो अपनी स्पेसिफिक पोजीशन पर आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। अब वो जिस अंदाज से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम क्रिस्टल ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को अलाउ करें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट शो करेगा यूनिट सेल्स की। लेकिन अगर हम उसमें कोई इंप्यूरिटी ऐड करें, 10% यूरिया हमने उसमें ऐड किया उसकी सोल्यूशन में, तो फिर वो हमारे पास नीडल लाइक अपीयरेंस में आएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि क्रिस्टल ग्रोथ या क्रिस्टल का जो शेप होगा जिसको हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं वो कैसे होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। अगर आप हीट को डायरेक्टली रिमूव करते हैं तो जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी स्पेसिफिक पोजीशंस पर नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड आयन है, नेगेटिव चार्ज है। अब उसके करीब अगर दूसरा क्लोराइड आयन होगा तो फिर तो रिपल्शन कॉज होगी, जिससे उस यूनिट सेल में या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या शेप ऑफ क्रिस्टल्स में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्लीवेज। क्लीवेज ये है स्टूडेंट्स के जब हम किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, अब वो जिस पोजीशन पर टूटेगा वो क्रिस्टल, उस प्लेन को हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं। अगर इस यूनिट सेल के साथ हम एक और प्लेन, एक और क्यूबिकल सिस्टम अटैच करें, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे दो कमरों के दरमियान एक दीवार होगी। अब अगर उन कमरों को हमने एक दूसरे से अलग करना है तो उस दीवार के थ्रू हमने उसको अलग करना है। उस पॉइंट को, उस दीवार को हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं स्टूडेंट्स। डिटेल चैप्टर में मौजूद है विद एग्जांपल्स। फिर इसके बाद एन आइसोट्रोपी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एन आइसोट्रोपी की वजाहत हो गई थी, चैप्टर में हो गई है, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। एन आइसोट्रोपी वो कंडीशन है कि जब हम किसी सॉलिड से करंट पास करें, इन केस ऑफ ग्रेफाइट, अगर हम ग्रेफाइट से करंट पास करेंगे एक साइड से तो उससे करंट पास होगा, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से करंट अप्लाई करेंगे तो फिर करंट का पैसेज जो है वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ग्रेफाइट की केस में हम कहते हैं कि ग्रेफाइट में जो कार्बन्स की अरेंजमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स है,
जैसे किताब के पेजेस एक दूसरे के ऊपर है, इसी तरह। अब अगर हम उससे करंट पास करें, और करंट पैसेज ग्रेफाइट में उस वक्त मुमकिन है जब ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करें। तो अगर हम ऐसे डायरेक्शन से करंट अप्लाई करते हैं जिसमें ये स्लाइडिंग ना हो तो करंट पैसेज मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ऐसी डायरेक्शन से हम अप्लाई करें करंट जिसमें ये स्लाइडिंग पॉसिबल हो तो फिर हम कहते हैं कि करंट का पैसेज मुमकिन है। इस प्रॉपर्टी को हम एन आइसोट्रोपी या एन आइसोट्रोपिक नेचर कहते हैं स्टूडेंट्स। और अगर हर तरफ से करंट पैसेज मुमकिन हो, थर्मल एक्सपेंशन सेम हो, तो फिर उसको हम आइसोट्रोपी या आइसोट्रोपिक नेचर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और आखिर में सिमेट्री की बात की गई है। सिमेट्री का वर्ड जो है बायोलॉजी में आप लोगों ने सीखा होगा कि जब हम किसी जानदार को इस अंदाज से डिवाइड करें दो हिस्सों में जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से का मिरर इमेज हो, उसको कॉपी करें। ठीक है, जैसे अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारा राइट साइड इज द मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट साइड, इसको हम सिमेट्री कहते हैं, वर्टिकल सिमेट्री। क्रिस्टल्स की यूनिट सेल्स में या क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के केस में व्हाट इज सिमेट्री, हम कहते हैं कि ये जो शेप होगा अगर इसको हम 360 एंगल से रोटेट करें और वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो, जैसे हमारे पास ये क्यूबिकल सिस्टम है, अब इसका राइट फेस जो है वो मिरर इमेज है लेफ्ट फेस का, इसका जो फ्रंट फेस है ये बैक फेस का मिरर इमेज है, मतलब एक दूसरे की कॉपी है। इसका जो टॉप फेस है वो बॉटम का में जो फेस मौजूद है उसका मिरर इमेज है। अब अगर हम इस क्यूबिकल सिस्टम को रोटेट करें किसी भी एंगल से तो हम इसमें ये फर्क महसूस नहीं कर सकते कि इसका पहले वाला फेस कौन सा था और इसका जो बाद में फेस आ गया है वो कौन सा है। इसको हम सिमेट्री कहते हैं स्टूडेंट्स। सिमेट्री के लिए हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ा था, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ा था और प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सिमेट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स आयोनिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इससे पहले कि हम इनकी वजाहत करें स्टूडेंट्स, आपको कम से कम सॉलिड स्टेट का पता होना चाहिए कि ये वो स्टेट है जिसका वॉल्यूम स्पेसिफिक होगा, ये वो स्टेट है जिसका शेप स्पेसिफिक होगा, ये वो स्टेट है कि जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर हैं, और ये वो स्टेट है विच इज इनकम्प्रेसिबल। अब आयोनिक और मॉलिक्यूलर, ये तो बस सिंपल बात हो गई है कि आयोनिक सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जहां पर आयोनिक बॉन्ड मौजूद हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट में आ गए हों। आयोनिक सॉलिड की एग्जांपल के तौर पर हम सोडियम क्लोराइड लेंगे या पोटेशियम क्लोराइड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड की केस में हम वाटर एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन आयोनिक कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जहां पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन तो पॉसिबल है, लेकिन कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में आप देख सकते हैं कि कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव है। वाटर की केस में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव मौजूद है। अब जब सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होगा तो यहां पर जो फोर्सेस होगी वो आयोनिक फोर्सेस होंगी स्टूडेंट्स। पॉजिटिव नेगेटिव को इलेक्ट्रोस्टैटिकली अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का मतलब ये है कि द चार्जेस एट रेस्ट, जब उनमें अट्रैक्शन हो लेकिन एट रेस्ट हो, जैसे आपने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था फिजिक्स की चैप्टर फर्स्ट विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, वाटर है, वाटर जब सॉलिड स्टेट में आएगा तो ये जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा फॉर द कन्वर्शन इनटू सॉलिड स्टेट, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी स्टूडेंट्स, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में आएगा, जिसकी बेसिस पर हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट। इन पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। आयोनिक सॉलिड्स की केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आयोनिक फोर्सेस आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इन दोनों की वजाहत थी। नेक्स्ट जो है लैटिस एनर्जी एंड क्रिस्टल लैटिस। Lattice energy is the amount of energy released during the formation of 1 mole of an ionic compound from its gaseous ions। जैसे सोडियम क्लोराइड की केस में हमारे पास सोडियम पॉजिटिव आयंस के 1 मोल gaseous ions हो,
इसी तरह क्लोराइड 1 मोल गैसियस आयंस हो, ये जब एक दूसरे के करीब आएंगे और आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट होंगे, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम 1 मोल के लिए लैटिस एनर्जी कहेंगे स्टूडेंट्स। क्रिस्टल लैटिस क्या है? क्रिस्टल लैटिस स्टूडेंट्स वो कंडीशन है, या इससे रिलेटेड जनरली मैं बात करूं कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस वो हैं जिसमें पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली अरेंज हों। अब इस केस को, जैसे ये हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले, इसके जो कॉर्नर्स होंगे इसको हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। लैटिस पॉइंट्स वो जगह हैं जहां पर ये आयंस या मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रिस्टल लैटिस का मतलब ये है कि जब हम यूनिट सेल्स लेंगे और उनको हम 3 डायमेंशनली अरेंज करें, या 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। सोडियम क्लोराइड की लिहाज से चैप्टर में आपको डिटेल दी गई है स्टूडेंट्स। थर्ड पेयर जो है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री की वजाहत हो गई कि जब हम किसी यूनिट सेल को 360 डिग्री से रोटेट करते हैं और वो बार बार अपनी उस अपीयरेंस को रिपीट करे, दैट इज नोन एज सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? इस रूम को कंसिडर कर ले जिसमें आप बैठे हुए हैं, और इसकी सेंटर में अगर हम एक दीवार खड़ी करें तो अब दीवार की दोनों तरफ जो कमरा है या जो रूम है वो एक दूसरे को कॉपी कर रहा है। ठीक है, अगर हम राइट टू लेफ्ट दीवार ड्रा करें या फ्रंट टू बैकवर्ड दीवार ड्रा करें तो उससे एक प्लेन बनेगा। ठीक है, इसी तरह क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के केस में ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है जिसकी दोनों तरफ हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल है वो बार बार अपनी अपीयरेंस को रिपीट कर रहा है, उसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। इसी तरह एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है ये एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे इस रूम में अगर हम एक तार को इमेजिन करें, बिजली की तार हो, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन हम एक एक्सिस कंसिडर करते हैं कि उस एक्सिस से अगर हम उस रूम को पहले 60 एंगल से, फिर 60 से, फिर 60 से और फिर रिपीट करें मुसलसल 360 एंगल्स तक, तो वो बार बार उस अपीयरेंस को रिपीट करे, जिससे हम ये नहीं कह सकते या हमें पता नहीं चलता कि इसका इनिशियल अपीयरेंस कौन सा है और फाइनल अपीयरेंस कौन सा है। उसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए कि व्हाट इज एलोट्रोपी, और एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन और सल्फर की वजाहत करें। हम कहते हैं एलोट्रोपी को इसी तरह डिफाइन करेंगे हम कि ये वो कंडीशन है कि जिसमें एक एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। ऑक्सीजन की केस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 और ओजोन मॉलिक्यूल O3, ये एग्जांपल्स हैं। सल्फर की केस में सल्फर मोनोक्लिनिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह रोम्बोहेड्रल है। या सल्फर के दूसरे जो टाइप्स दिए गए हैं आपकी किताब में, उसमें से एक प्लास्टिक है जिसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, और दूसरा क्रिस्टलाइन है जिसमें स्पेसिफिक पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों की वजाहत जो है आपकी किताब में मौजूद है। और एलोट्रोपी तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। पार्ट बी में पूछा गया है कि एक्सप्लेन लो डेंसिटी एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। डेंसिटी यू नो दैट इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी क्यों लो है? हम कहते हैं कि अगर हम बॉइलिंग वाटर को देखते हैं, बॉइलिंग वाटर को, तो बॉइलिंग वाटर की केस में वाटर की डेंसिटी सबसे कम होगी। ठीक है, अब हम जब बॉइलिंग वाटर को ठंडा करते हैं, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता हम कम कर देते हैं, थर्मल एनर्जी वाटर से रिमूव करते हैं, तो वाटर की डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अप टू 4 डिग्री सेल्सियस या एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम उसका मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब बर्फ बन जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 से नीचे जब हम आ जाते हैं, वॉल्यूम बर्फ का या पानी का एक्सपेंड होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी। 0 पर वॉल्यूम मैक्सिमम और डेंसिटी मिनिमम हो जाएगी,
बर्फ में जब पानी कन्वर्ट हो जाएगा तो बर्फ इसलिए वाटर सरफेस पर फ्लोटिंग करती है। अदरवाइज अगर रिवर्स कंडीशन होती तो फिर बर्फ को वाटर की सरफेस पर नहीं होना चाहिए था, बॉटम में होना चाहिए था। दैट इज द यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर। अब हाई हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन? हम कहते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉलिड या एनी सब्सटेंस। ठीक है, उस दौरान जब हम किसी सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर जो एनर्जी देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में, उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो हाई हीट ऑफ फ्यूजन है इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर हमने वाटर की केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म करनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना है हमने, जिससे सॉलिड स्टेट से वाटर लिक्विड स्टेट में आएगा। डिटेल इन यूनिक प्रॉपर्टीज की मौजूद है चैप्टर में, किताब में भी मौजूद है, स्टडी कर लें, लेक्चर्स दोबारा सुन लें। क्वेश्चन नंबर 5 में है स्टूडेंट्स के डिफाइन एंड एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तो तकरीबन 2 बार पहले भी वजाहत हो गई है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो हैं, मैं दोबारा वाटर की तरफ आऊंगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर सॉलिड है जो आपकी किताब में एज एन एग्जांपल मौजूद है। वाटर की केस में लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है लेकिन परमानेंट नहीं है। अगर वाटर का मॉलिक्यूल बॉटम में होगा, कुछ देर बाद वो मिडिल तक आएगा, कुछ देर बाद वो सरफेस पर आएगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग परमानेंट होती तो फिर वाटर का मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जा सक रहा होता। ठीक है, इसलिए टेम्पररी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड स्टेट में इतना पावरफुल नहीं होगा जिससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाए। लेकिन जब सॉलिड स्टेट में आएगा, जब हम वाटर से थर्मल एनर्जी रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो होगा क्या, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट हो जाएगी और 0 डिग्री सेल्सियस पर परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ वाटर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस कंडीशन को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की केस में भी डाइपोल्स मौजूद है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। मेटेलिक सॉलिड्स वो हैं स्टूडेंट्स, जैसे मेटल है आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, जिंक वगैरह, ये मेटेलिक सॉलिड्स हैं जिनकी स्ट्रक्चर को या जिनकी क्रिस्टलाइन अपीयरेंस को या मेटेलिक लैटिस को एक्सप्लेन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, जिसका स्टेटमेंट है या जिसमें बात की गई है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई आर फिक्स्ड एट देयर ओन पोजीशन बट द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, जो किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते हैं विद इन द मेटेलिक लैटिस। ठीक है, अगर ये बोर्ड कोई मेटल का सरफेस है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे, लेकिन इस बोर्ड के जो मेटल जो मटेरियल होगा उसकी मास के अंदर उसकी मोशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेटालिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन थी, इसकी प्रॉपर्टीज और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बुक में मौजूद है। पार्ट बी में पूछा गया है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पैकिंग इन क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में हम कहते हैं कि इसमें एंगल्स, जितने भी एंगल्स हों, जितनी भी एजेस हों, फेसेस हों, वो सेम होंगे। अगर एंगल 90 होगा तो थ्रू आउट द क्यूबिकल सिस्टम एंगल 90 होगा बिटवीन द 2 फेसेस, जिसको हम इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ये एक फेस होगा, ये उसके 90 एंगल पर दूसरा फेस होगा, इनके दरमियान जो एंगल होगा इनको हम इंटरफेशियल एंगल कहते हैं, और जब एंगल्स बन जाते हैं उस पोजीशन को हम एज कहते हैं। तो अब हमारे पास 3 क्यूबिकल सिस्टम्स हैं किताब में, जिनकी एक्सप्लेनेशन हो गई है। सिंपल क्यूबिक है, जिसमें जो पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स वो इस क्यूबिक के कॉर्नर्स पर मौजूद होंगे, ना तो फेस पर मौजूद होंगे और ना उस क्यूबिक के सेंटर में मौजूद होंगे। और दूसरा सिस्टम है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें सिंपल क्यूबिक जैसी अरेंजमेंट होगी लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्टिकल उसकी सेंटर में मौजूद होगा। जैसे रूम के सेंटर में अगर हम एक पार्टिकल को चारों अतराफ से, जमीन से या हम कह सकते हैं कि फ्लोर और सीलिंग से, राइट और लेफ्ट से, फ्रंट और बैक से इक्वल पोजीशंस पर, जिसको किताब में इक्विडिस्टेंट का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इक्विडिस्टेंट पोजीशन पर हम लेकर आए, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और थर्ड टाइप जो है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब जो फेसेस हैं, जो दीवारें हैं, इनकी सेंटर में एक पार्टिकल्स अगर आ जाता है उस क्यूबिक के सिस्टम में, जैसे ये एक फेस होगा, दूसरा, तीसरा
और उस साइड पर चौथा फेस, फिर ये 5 और ये छठा आ जाएगा। तो इन 6 फेसेस पर एक एक पार्टिकल मौजूद होगा जिसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम्स कहते हैं, जिनकी वजाहत किताब में विद एग्जांपल्स मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मांगा गया है, आइए डिस्कस करते हैं बोर्ड नंबर 2 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि राइट डाउन द 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द शेप ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल आप जानते हैं, क्रिस्टल हम उसको कहते हैं जिसमें आसान अल्फाज में कि जिसके पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली अरेंज्ड हों। आयोनिक की केस में आयंस होंगे, मॉलिक्यूलर की केस में मॉलिक्यूल्स होंगे और मेटेलिक की केस में एटम्स होंगे मेटल के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3 फैक्टर्स मांगे गए हैं हमसे। इस टॉपिक की वजाहत हो गई है जिसमें हमने तकरीबन 4 फैक्टर्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट फैक्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड फैक्टर हमने आयोनिक रेडियस को डिस्कस किया था, या रेडियस रेशो को डिस्कस किया था हमने, जिसमें हम पॉजिटिव आयन की रेडियस का रेशो ले रहे थे, या आर पॉजिटिव रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। और फिर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि अगर हम किसी आयोनिक कंपाउंड को जल्दी मतलब डायरेक्ट हीट रिमूव करवाएंगे, कूलिंग उसकी होगी, जब डायरेक्ट होगी तो वहां पर पार्टिकल अरेंजमेंट कैसे होगा, और अगर हम उसको स्लोली अलाउ करें कूलिंग के लिए तो वहां पर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट किस तरह होगी। और आखिर में हमने इम्प्योरिटी का इफेक्ट डिस्कस किया था। जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बता दिया कि सोडियम क्लोराइड अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और उसको हम स्लोली अलाउ करें टू कूल डाउन तो वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट शो करेगा। लेकिन अगर हम उसमें से 10% यूरिया ऐड करें एज एन इम्प्योरिटी तो वहां पर नीडल लाइक अपीयरेंस होगी हमारे पास। ठीक है, इन फैक्टर्स की डिटेल चैप्टर में मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी जो है, व्हाट इज मेंट बाय यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल। यूनिट सेल बार बार बताया गया आपको स्टूडेंट्स, जैसे प्लांट्स और एनिमल सेल्स की वजाहत हम करते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। ये यूनिट सेल को आप एक छोटे बॉक्स की तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। जैसे दीवार में ईंटें लगी हैं स्टूडेंट्स, तो एक ईंट जो है ये यूनिट सेल है। ये इस ईंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, इंटरफेशियल एंगल्स, फेसिस का डायमेंशंस, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अगर एक ईंट की वजाहत हम करेंगे तो हम दीवार में जितनी भी ईंटें हैं उन सब की वजाहत कर रहे हैं। इसी तरह यूनिट सेल में जो एजेस होंगे, इंटरफेशियल एंगल होंगे, जो फेसेस होंगे, जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होंगे, वही अगर हम यूनिट सेल के लिए एक्सप्लेन करेंगे तो हम पूरे क्रिस्टल लैटिस के लिए एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस या डिस्क्रिप्टिव पार्ट को एक्सप्लेन किया और उसके साथ जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन थी वो भी दी गई आपको विद एग्जांपल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।